हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हमारी ऑलरेडी 45/50 के टारगेट्स की तरफ एक क्लास हो चुकी थी एंशिएंट हिस्ट्री की। आज जो क्लास है वो हमारी सेकंड क्लास। ओके, तो ये हमारी सेकंड क्लास होगी और हम लोगों ने पहले ही वैदिक पीरियड तक अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि वैदिक पीरियड से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वज्रपति किसे बोल रहे हैं। अब उसी के साथ ही मैंने एक और वर्ड यहाँ ऐड कर दिया है, भागदूत। ये पूछा नहीं गया है बट हो सकता है भाई पूछ दे, जब वो वज्रपति पूछ सकता है तो। अब वज्रपति है क्या? वो है चरागाह का प्रधान। अब खुद सोचो ना कि यार वैदिक पीरियड में वो किस पशु को पालतू बना रहे हैं? वो बना रहे हैं गाय को। अब गाय ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ खाएगी नहीं, ऐसे ही दूध दे देगी। उसके लिए भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, चरागाह, पास्चर लैंड्स जहां पर घास वगैरह ये तो होती थी। तो उस जगह का जो प्रधान है कि भाई ये जो चरागाह है, ये घास फूस जो हो रही है, यहाँ की जो जमीन है, उसका जो हेड है उसे बोल रहे हैं हम वज्रपति। ओके, सेम ऐसे एक वर्ड है भागदूत। भागदूत का आप भय से कनेक्ट कर सकते हो, भय भू राजस्व की वसूली करने वाला। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये दो वर्ड थे, ये आपके हो गए। अब हम बात कर रहे हैं महाजनपद आज की ओर कि भाई जो महाजनपद है, क्योंकि देखो जन से मिलकर जनपद बना। ओके, जैसे देखो जन कहां पर प्रेजेंट थे? वैदिक पीरियड में जन थे, लोगों को जन बोल रहे हैं। उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड था, जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें जनपद आए और उसके बाद फिर महाजनपद हुए, वो मिलकर महाजनपद बने। तो अगर मैं बात करूं महाजनपद आज की, ओके, तो ये 6th सेंचुरी बीसी की बात है। ओके, अब यहां पर थे कितने? कई जो जनपद थे उन्होंने मिलकर एक महाजनपद का निर्माण किया। तो उस टाइम में प्रेजेंट थे 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद जो हमारे प्रेजेंट थे, ये उनका मैप है। आपको क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि यहां हमारा एक विंध्य पर्वत था इधर, तो विंध्य के दक्षिण में कौन सा है, और यहां जो 16 के 16 महाजनपद हैं उनकी कैपिटल और उनका नाम। क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है भाई, वो पूछ सकता है कि जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। सूरसेन की क्या थी? मथुरा। ये यहां पर लिखा हुआ देखो, गंधार, तक्षशिला, काम्बोज, कपिसी। और यहां देखो मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी, छेदी। छेदी का क्या है? सुक्तिमती, मगध, राजगिरी, अंग, चंपा, वज्र, वैशाली, वज्जी सॉरी, मल्ल, कुशीनगर, कौशल, श्रावस्ती, और पांचाल, बताओ, कांपिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ। पांचाल की सॉरी, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई। और यहां पर अवंती, उज्जैनी। और सेम ऐसे ही अब एक क्वेश्चन आएगा कि विंध्य पर्वत जो है, यहां पर विंध्य पर्वत जो यहां प्रेजेंट है, क्या ऐसा भी कोई महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में था? तो हाँ भाई, एक था, वो था अस्मक। उसकी कैपिटल क्या है? पोट्टान। ठीक है, अस्मक की पोट्टान है। तो यहां से हो गई महाजनपद आज से। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर आता है कि जो हमारे 16 महाजनपद है उनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने रैंडमली ऐसे ही पढ़ लिया कि भाई नहीं मैं तो इसे महाजनपद बोलूंगा और ठीक है मुझे दिख गया इतना बड़ा है बोल दो, ऐसा तो है नहीं। तो भाई इसके लिए हमें दो धर्म की बुक हैं, एक तो है जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म की। अब क्या नाम है भाई बुक्स का? तो जो जैन धर्म की बुक है उसका नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और जो बौद्ध धर्म की बुक है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ओके, ये दो बुक भी आपको याद रखनी है कि भाई हमें इनसे जानकारी मिलती है। और वो क्वेश्चन पूछता है, वो कई बार पूछेगा बौद्ध धर्म की बुक कौन सी है, वो पूछेगा जैन धर्म की बुक कौन सी है, जिनसे हमें महाजनपद आज के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, और मैं ये लेक्चर खत्म करके
जब एंशियंट हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा एंशियंट हिस्ट्री के, और आप उसमें देखना कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो भूलना मत कि कभी अंगुत्तर निकाय जैन का कर दो और भगवती सूत्र बुद्ध का कर दो। ठीक है, चलिए अब हमने ये तो देख लिया कि यार जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, इनके बारे में देख लिया, बट क्या ये 16 के 16 महाजनपद ही शक्तिशाली थे? नहीं, 16 में से 4 महाजनपद ऐसे थे जो बेहद शक्तिशाली थे, जिन्होंने जो बाकी के महाजनपद थे उनको अपने कब्जे में कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, ऐसी चीजें हुई। फिर उसके बाद भी इन चारों में से भी जो लास्ट तक बचा वो था ओनली वन। कौन सा? मगध। ओके, तो ओनली एक बचा, वो भी मगध। ठीक है, अब भाई हमें उन 4 के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन से बचे, ठीक है, जो मेन थे। चलिए 4 के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, ये यहां से ये हो गया अपना। तो जो 4 महाजनपद आज थे उसमें पहला तो था मगध, सेकंड मगध के बाद वत्स, थर्ड कौशल जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, और 4 अवंती। अब देखो यार, मैंने ना आपको कैपिटल बता दी है पहले ही, तो मैं यहां नहीं बताऊंगा, यहां जो मेन मेन चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो मगध की जो कैपिटल थी वो तो पता है आपको कि राजगिरी थी, बट बाद में उसकी हुई पाटलिपुत्र। ओके, अब पाटलिपुत्र, एक क्वेश्चन आता है इस पाटलिपुत्र को लेके कि इसे कैपिटल किसने बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था? उसे बनाया था उदयन ने, जो अजात शत्रु का बेटा था। समझ गए? ठीक है जी। और एक क्वेश्चन फिर आता है कि पाटलिपुत्र को बसाया किसने था? बसाया अजातशत्रु ने था। ओके, इतना बहुत है। वत्स की कैपिटल हमें पता है कौशाम्बी है। अच्छा, कौशाम्बी को लेकर एक चीज और बोली जाती है कि जो कौशाम्बी है वो लखपति व्यापारियों का नगर है। लखपति व्यापारियों का नगर है भैया वो। ठीक है, कौशल की श्रावस्ती हो गई, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और कौशल के अंदर हमें प्रसन्नजीत और बुद्ध की मुलाकात के बारे में भी जानकारी मिलती है। अवंती की उज्जैन हो गई, अब इसमें कुछ करना है नहीं। समझ गए? और हमें पता है कि इन चारों में से ही मगध सबसे आगे बढ़ गया। भाई क्या रीजन था कि मगध सबसे आगे बढ़ गया? अब देखो, वो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता दूंगा, क्योंकि देखो यार, सीधी बात क्या थी कि मगध जो था ना वो पावरफुल था। क्यों? उसकी एक तो आप लोकेशन देखो, आप लोकेशन देखो बिहार साइड उसकी, कि वहां पर जो उसकी जमीन थी वो उपजाऊ थी। लोकेशन इस जगह है कि चारों साइड नदियों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो कोई आक्रमण भी करेगा तो उनके बचने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इतनी जल्दी कोई मतलब उनको जीत नहीं पाएगा। सेकंड है कि लोहा मिलना शुरू हो गया था, है ना, तो लोहे से उन्होंने हथियार वगैरह सारी चीजें बनाई। ये लोहे के हमें पता है भाई, लेटर वैदिक में मिल गया था। ओके, बट यहां पर ज्यादा हो गया। उसके बाद उनकी जमीन देखो, क्योंकि नदियों के किनारे बसा हुआ है तो भाई कि पानी की भी सुविधा है और उपजाऊ जमीन भी है, खेती ज्यादा थी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा था, और सबसे बड़ी बात कि उनकी आर्मी जो थी, मगध वालों, उनकी जो आर्मी थी उसमें क्या था? एलिफेंट, हाथी थे। समझ गए? ठीक है भाई, चलिए यहां तक हो गया। और कास्ट सिस्टम उस टाइम ज्यादा नहीं थी। ठीक है, ये चीज भी है, तो ये उसके रीजंस थे जो मैंने आपको बताया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है आपके राजवंशों से कि भाई मगध पर किस किस राजवंश ने शासन किया था? तो मगध पर शासन जो
राजवंश है। तो भाई पहला आता है हर्यक वंश। हम सिर्फ वही देखेंगे जो काम की चीज है। इसमें हम लोग कुछ राजाओं के बारे में बात करेंगे। कौन था? बिंबिसार। संस्थापक बिंबिसार था। अब भाई जो बिंबिसार था उसके बारे में बोला जाता है कि इसने अपने राज्य का विस्तार किया। कैसे? बाय मैरिज। क्योंकि इसने शादियां वगैरह बहुत ज्यादा की थी। अब भाई अब खुद सोचो ना कि दामाद के ऊपर मुसीबत आ गई है तो ससुर तो जाएगा ही हेल्प के लिए, साले भी आएंगे। तो उस तरीके से इसने उनको अपने साथ में ला लिया। समझ गए? शादी के थ्रू। और कुछ कुछ जीता भी होगा। अब बिंबिसार ने अंग जीता। इसके बारे में एक चीज और बोली जाती है बिंबिसार के, कि बिंबिसार ने के पास एक वैद था। वैद, जीवक। वैद, जीवक। उसको कहां भेजा था? उसको भेजा था चंड प्रद्योत के पास। चंड प्रद्योत के पास, क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित था। अब चंड प्रद्योत जो था वो कहां का शासक था? वो था अवंती का। ये कहां का शासक था? अवंती का। क्योंकि ये इसने इसके सामने घुटने टेकने से मना कर दिए थे कि भाई नहीं, मैं क्यों तेरे अंदर शामिल हूं, मैं तो अलग राजा हूं, ठीक है, मेरी सत्ता का क्या हुआ। बट वो बीमार पड़ गया, लाइलाज बीमारी थी। अब बिंबिसार के पास वैद्य था जीवक, उसको भेजा, वो ठीक हो गया। अब खुद सोचो, जिस इंसान ने आपकी जान बचाई है तो आप तो उसके अंदर में ऑटोमेटिक चले ही जाओगे ना कि भाई मैं आपका कर्जदार हूं, आपने मेरी जान बचाई, इस पर आपका हक है। उस तरीके से इसने अवंती को भी अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद आता है अजातशत्रु। अब इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसने पाटलिपुत्र को बसाया था। देखो बिंबिसार के टाइम राजधानी तो थी वो राजगिरी। अब अजातशत्रु के टाइम पर भी राजगिरी थी, बट उसने एक नया शहर बसाया पाटलिपुत्र, कि नहीं भाई आगे चल के यहां अपना सारा कुछ सिस्टम सेट किया जाएगा। अब अजातशत्रु, अब भाई वो क्या कहते हैं, वत्साकार मंत्री था इसका, जो वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा था इसने वत्साकार मंत्री को, क्योंकि वो अपने कब्जे में करना था भाई, जीतना था, जीत की ललक थी, वही सारी चीजें थी। अब इसके टाइम में हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसके टाइम क्या हुआ था। फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी। ओके, फर्स्ट बौद्ध संगीति मीन्स एक बौद्ध सम्मेलन, जिसमें बौद्ध वगैरह वो विद्वान का संगम वो आपस में, ठीक है, इकट्ठे हुए थे। तो वो चीज हुई थी, ठीक है, अजातशत्रु के टाइम पर। उसके बाद इसका शासक था भाई उदयीन। उसके बाद उदयीन आया, ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया कि इसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। ओके, इतना ही इसमें देखना है। नेक्स्ट कौन सा राजवंश भाई? नेक्स्ट राजवंश था आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग, इसमें आपको एक शासक के बारे में पढ़ना है, वो है कालाशोक। ठीक है, तो भाई देखो कालाशोक के बारे में एक चीज है कि अवंती का शासक था वो। अब कालाशोक के टाइम जो मेन चीज हुई वो है सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, सेकंड बौद्ध संगीति हुई। उसके बाद थर्ड राजवंश था नंद वंश। नंद वंश में आपको एक तो पढ़ना है महापद्म नंद, क्योंकि महापद्म नंद के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये छोटी जाति से थे, ठीक है, और सबसे प्रतापी विजेता था। शूद्र बोला जाता था इनको कि शूद्र है, चलो जो भी है। उसके बाद था धनानंद। ओके, अब धनानंद तो भाई शक्ति के नशे में चूर। और आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें एक लाइन बोली जाती है कि शिक्षक और साथ साथ नहीं चल सकते, कुछ ऐसे करके है, मेरी याद नहीं आ रही। और
मतलब वो अपनी छुट्टियां, मतलब जो इनके दरबार में, धनानंद के दरबार में जो चाणक्य जी जाते हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए, तो वो उन्हें धमका के, उनकी बेइज्जती करके आचार्य की भगा देता है। तो तब वो उस टाइम एक शपथ लेते हैं कि मैं अ, अपने बालों को, जो केश हैं उनमें गांठ लगा लेता हूँ, उन्हें बंद कर लिया, और बोला कि ये बाल मैं तभी खोलूंगा जब तुम्हारा सिंहासन, मतलब उजाड़ दूंगा तुम्हें, मतलब सिंहासन विहीन कर दूंगा। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि आज चाणक्य जी ने किसको ट्रेन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। पर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। ठीक है, तो ये एक कहानी है इसके पीछे। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक बुक भी है चाणक्य की। तो चाणक्य आए थे। अब देखो, धनानंद के बारे में क्या ही चीजें पढ़नी है, बट एक चीज है कि जो क्वेश्चन आता है, इसी के टाइम पर, धनानंद के टाइम पर सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। सिकंदर आया था, ठीक है ना? तो सिकंदर आया था, तो उसको हराया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखो, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वो चला गया था, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसी चीजें हुई नहीं थी, बट क्रिएटिव, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो जो सिकंदर आया था वो फर्स्ट ग्रीक हमलावर था। व्यास रिवर के जो पश्चिम तक वहीं कर किया था। और वहां पर एक राजा था आम्बी, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी इसकी, सिकंदर की, आम्बी ने। ओके। और एक युद्ध हुआ था सिकंदर का पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच, जिसे हम बोलते हैं हेडेस्पीज का युद्ध। हेडेस्पीज का युद्ध किस रिवर पर हुआ था? किस रिवर पर हुआ था? झेलम। पुराना नाम वितस्ता। तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई कि कोई एक युद्ध भी हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, क्योंकि आम्बी जो शासक था, ठीक है, उसने तो उसकी क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। सिकंदर आगे नहीं जा सका क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। सेना जो थी वो डर लग रहा था, क्योंकि भाई नंद वंश उस टाइम अपने मतलब चरम पर था। इतनी सेना है, ठीक है, हाथियां हैं, हाथे हैं भाई, मतलब हाथी हैं उनके सेना में, और चतुरंगी सेना है, ऐसे मतलब रथ वाले भी हैं, घोड़े वाले भी हैं। तो भाई एक खुद सोचो ना, मतलब जो विजेता, मतलब विश्व विजय का सपना लेकर चल रहा है, अब उसे तो डर नहीं लगा, बट उसकी सेना डर रही है। और जो युद्ध जीता जाता है वो तो सेना के दम पर ही जीता जाता है। अकेला आदमी क्या युद्ध जीत लेगा? तो भाई उसे थक हार के वापस जाना पड़ा, और जब वापस गया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। ठीक है। तो ये एक सिकंदर की कहानी थी यहाँ पर। अब देखो, शिशुनाग वंश, सॉरी, नंद वंश, धनानंद वगैरह, ये तो चीजें हो गई। ओके। विंध्य के दक्षिण में एक अस्मक था, उसका हो गया। अब कुछ एक चीज और है जो यहां पर बोली जाती है कि भाई, कि वहां पर क्या चीजें हैं क्या राजतंत्र वगैरह या गणतंत्र वगैरह थे, प्रेजेंट थे? तो बिल्कुल थे भाई। सूरसेन गणराज्य है, वज्जी है, ठीक है, लिच्छवी है। ओके। तो इतना चीजें याद रख लो, बस बहुत है उतना ही। अब एक चीज है कि उस टाइम पर, महाजनपदाज के टाइम पर, दो तरह की चीजें होती थी शादी वगैरह को लेकर। दो तरह के विवाह थे, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। ठीक है। अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? देखो, अनुलोम, देखो क्वेश्चन आया है इससे, इसलिए मैं करा रहा हूं। अनुलोम विवाह, ठीक है, और एक होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, ये दो तरह की शादियां होती थी। देखो, जो सबसे आदर्श शादी है कि भाई बिल्कुल एकदम रियल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थी कि भाई वर्ण के अंदर होगी और गोत्र के बाहर होगी। वो तो एकदम परफेक्ट शादी है। बट दो तरह के एग्जेप्शन केसेस हैं कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। अनुलोम विवाह में क्या है कि जो मेल है, मेल जो पुरुष है, पुरुष का जो वर्ण है वो तो होगा उच्च, मीन्स उच्च वर्ण का हो सकता है, वो आर्य हो सकता है, वो लाइक राजा हो सकता है, ठीक है, या राजा लाइक क्षत्रिय, ठीक है, वो क्षत्रिय हो सकता है। ठीक है, पुरुष का वर्ण तो हो गया उच्च,
और जो लड़की है, जो पुरुष के बाद स्त्री है, का वर्ण हो गया निम्न। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जब स्त्री निम्न है, ठीक है, स्त्री निम्न है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा होगा वो भी निम्न वर्ण का ही माना जाएगा भाई, माता के अनुसार होता था। ओके। और ये जो बच्चा पैदा होता था इसको क्या बोलता था, चंडाल बोला जाता था। ठीक है। तो अब प्रतिलोम विवाह में अब इसका उल्टा कर दो भाई, पुरुष का जो वर्ण होगा वो निम्न होगा और स्त्री का उच्च होगा। ठीक है। अब इसमें अब देखो कितनी मतलब क्या चीजें थी भाई, आप खुद सोचो कि संतान का वर्ण पिता के आधार पर है, निम्न होगा। मतलब दोनों ही विवाहों में जो निम्न होगा उसी के अनुसार पिता का बच्चे का वर्ण माना जाएगा। सीधी सी बात है कि दबा के रखना है, बात खत्म। ओके, चलिए ये चीजें हो गई, मगध का मैंने बता दिया। ठीक, चलो भाई फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। ये महाजनपद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो गई थी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं हम मौर्यन पीरियड के बारे में, मौर्य काल। ओके भाई, मौर्य काल के बारे में एक इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 322-21 बीसी से लेके 185 बीसी तक, ये इसका टाइम पीरियड था। वैसे पूछता नहीं है पर बहुत बार पूछ लेता है, क्योंकि ये कुछ फेमस जो ताकतवर राजवंश थे, कुछ फेमस थे जहां से चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो वहां से वो पूछ भी लेता है। तो ये हो गया। अब यहां हमें कुछ चीजें देखनी है कि इसके बारे में जानकारी वगैरह, कुछ कुछ चीजें हमें, एक बुक है इंडिका, इंडिका बुक से मिलती है। किसकी है ये है मेगास्थनीज की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था, दरबार में आया था। ओके, अब बाकी सारी चीजें हमें देखना नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे इनका जो राजवंश था, ठीक है, वो फैला हुआ कहां तक था भाई, बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो कुछ इस तरह की लोकेशन की बैठेगी, क्योंकि बंगाल, इधर अगर देखोगे बंगाल तक, इधर देखोगे तो अफगानिस्तान जो खैबर पख्तून वाला एरिया है, वेस्ट में देखोगे तो ये महाराष्ट्र, जो सौराष्ट्र गुजरात यहाँ तक था, और नीचे अगर देखोगे तो ये कोलार की खाने, जहाँ से कोलार की खाने हैं, जहाँ से सोना वगैरह मिलता था, वहां तक है। ओके, उड़ीसा पहले इसमें शामिल नहीं था, ये उड़ीसा वाला पार्ट जो है ये पहले शामिल नहीं था, इसे कलिंग की लड़ाई के बाद शामिल किया गया था। ओके, ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि साउथ के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो हमें जो लाइक अशोक के अभिलेख हैं, सेकेंड और 13, सेकेंड एंड 13 अभिलेख जो है उनसे हमें जानकारी मिलती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग। देखो, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो सारी चीजें देख ली कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उन्होंने सारी चीजें की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज और बोली जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि इन्होंने क्या किया था, संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे भाई। कहां पर, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में, ठीक है। और श्रवणबेलगोला के अंदर ही एक क्वेश्चन और आता है कि जो एक मूर्ति है, ठीक है, गोमतेश्वर की बड़ी प्रतिमा है, तो वो कहाँ है, श्रवणबेलगोला में है। ये क्वेश्चन पूछा है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला। और फिर ये भी पूछ लेते हैं कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, कर्नाटक में। ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीजें हैं, आगे है कि जो राजा थे, राजा वगैरह हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार है, ठीक है, देन अशोक है, फिर दशरथ है, संपृति है, अंतिम राजा था। अंतिम राजा हमें पढ़ना जरूरी है,
क्योंकि अंतिम राजा को मारा जाएगा तभी तो नेक्स्ट वंश आएगा। ठीक है, तो बहुत बार पूछते हैं कि जैसे मान के चलो अंतिम राजा इसका क्या है, वृहद्रथ है, तो वृहद्रथ को मारा किसने था, पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका सेनापति था, तभी तो शुंग वंश आया। तो पूछते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने किस अंतिम मौर्य शासक को मारा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो अंतिम राजा हो गया वृहद्रथ। ओके, और ये बौद्ध था। अब हम लोग किस छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं इसके अंदर जो मेन काम किए। हम लोग बात करेंगे कुछ इनके अभिलेखों की, क्योंकि अशोक ने ज्यादातर अपने संदेश जो हैं वो अभिलेखों के थ्रू ही पहुंचाए हैं जनता तक। तो कुछ कुछ अभिलेख हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है अभिलेख से। ओके, जैसे वो पूछ सकता है कि कलिंग में कौन कौन से हैं, बंगाल में कौन सा है, नेपाल में कौन सा है, आंध्रा में कौन सा है, ठीक है, देहरादून में कौन सा है। ओके, तो देखो मैं, अच्छा, जब जो क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जब अकाल पड़ा था मगध के अंदर, ठीक है, तो अकाल से रिलेटेड जब अनाज वगैरह पहुंचाया गया था तो उनसे रिलेटेड दो अभिलेख हैं। अकाल से रिलेटेड दो अभिलेख। तो अकाल से रिलेटेड दो अभिलेख हमें मिलते हैं। एक तो है साहगौर अभिलेख, पहला है साहगौर, और दूसरा है महासथान। इससे क्वेश्चन आया हुआ है भैया, पहले ही बता रहा हूं। तो साहगौर अभिलेख कहां का है, यूपी, और जो महासथान है वो है बंगाल। ठीक है, ये दो अभिलेख हैं जो अकाल से रिलेटेड है। ठीक है, ये अभिलेख आपको याद रखने हैं। वो पूछ सकता है कि अकाल से रिलेटेड कौन से हैं, या फिर साहगौर अभिलेख कहां का है, या महास्थान अभिलेख कहां का है। उसके बाद कलिंग, कलिंग में कौन सा अभिलेख है, कलिंग में है भाई धौली और जोगड़ा। ये जो दो अभिलेख है ना, ये यूपीएससी के फेवरेट हैं, पीसीएस के फेवरेट हैं, और अदर एग्जाम्स के फेवरेट हैं। कहीं से मौर्य काल से अगर क्वेश्चन आएगा ना, वो यहां धौली और जोगरा से जरूर आता है, क्योंकि कलिंग पहले इसका पार्ट नहीं था। जब बाद में कलिंग की लड़ाई हुई तब वो जीता, तब उसे ऐड किया, तब वहां पर दो अभिलेख धौली और जोगरा स्थापित किए गए थे। ओके, इस वजह से। और अगर देखूं, बंगाल का देख लिया, यूपी का देख लिया, ठीक है। देखो, दक्षिण की बात की जाए, साउथ इंडिया की बात की जाए, तो वहां पर तो सेकंड अभिलेख और 13 अभिलेख तो वो तो है ही भाई, उनके बारे में तो क्या ही बोले। नेपाल, नेपाल में है रुमिनदेई, ठीक है। उसके बाद देहरादून, लाइक उत्तराखंड, उत्तराखंड में कालसी अभिलेख। अब यहां एक दिक्कत हो सकती है आपको कि कालसी से कर्नाटक नहीं बना देना है, कि कालसी अभिलेख कहां था, कर्नाटक में था। वो ऑप्शन देगा ऐसा है कि कर्नाटक मार दूं, तमिलनाडु मार दूं, कालसी नाम ही कुछ ऐसा है। तो ये कहां का है, देहरादून का है, उत्तराखंड। फोर्थ, फिर उसके बाद चौथा आता है, कौन सा, चौथा आता है भाई आपका आंध्रा, आंध्र प्रदेश। यहां कौन सा है, यहां है येरागुजी, येरागुजी अभिलेख, ठीक है। और यहीं से पूछा जाएगा। इसके बाद देखो, मेनली जो अभिलेख थे किस लिपि में थे इंडिया के अंदर, ब्राह्मी लिपि। बट अगर मैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले एरिया की बात करूं,
यहां खरोष्ट लिपि थी। यहां कौन सी थी? यहां थी खरोष्ट लिपि। हाँ, खरोष्ट लिपि से कोई मिले हैं? हाँ बिल्कुल मिले हैं भाई। कौन कौन सी? एक है मानसेहरा और एक है सहबाजगढ़ी। ठीक है, तो एक किससे है? खरोष्ट लिपि से रिलेटेड है। अच्छा, एक अभिलेख और है जो द्विभाषी है। क्वेश्चन आया हुआ है भाई, द्विभाषी अभिलेख। ठीक है, तो अकाल के समय का हो गया, ये अलग से कुछ हो गए, ये अभिलेख किस लिपि में है, ये खरोष्ट लिपि वाला हो गया। तो द्विभाषी जो है वो क्या है? तो द्विभाषी है, एक अभिलेख है भग्न अभिलेख, वो द्विभाषी अभिलेख है। किस किस लैंग्वेज में है? अरामिक और यूनानी में। ठीक है, अरामिक और यूनानी। ठीक है, तो ये चीज इनके बारे में जो हमें पढ़नी थी वो मेनली हो गई। ओके, चलिए। ज्यादातर देखो अशोक ने खुद को परम भागवत, ठीक है, इस तरह की उपाधियां वगैरह दी हुई हैं। मेनली अपना नाम नहीं बताया है। ओके, प्रियदर्शी, प्रिय प्रिय प्रियदर्शी, ठीक है, उस तरह की उपाधियां ली हुई हैं। थोड़ा हम इसका जो मेन मेन चीजें हैं वो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको खत्म करेंगे। देखो यार, अब मेन चीजों में क्या है कि लाइक एक तो हमें इसके जो कुछ वरिष्ठ अधिकारी है जो 18 तीर्थ थे। अच्छा देखो, ये अपना जो शासन है वो 6 समितियां थी, उनके थ्रू चलाता था। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि जो मौर्य शासन था वो कितनी समितियों के थ्रू चलता था। तो 6 समितियां हैं, बटी हुई हैं। समितियां मतलब एक समिति ऐसी होगी जो डिफेंस वाला काम देखेगी, रक्षा का। एक समिति ऐसी होगी जो राजकाज का काम देखेगी। एक समिति ऐसी होगी जो टैक्स वगैरह का या फिर सेना का उनका काम देखेगी। ठीक है, कुछ मनी का काम देखेगी। तो उस तरीके से इन्होंने 6 समितियां बनाई हुई थी, उनके द्वारा ही शासन इनका चलता था। अब कितने वरिष्ठ अधिकारी थे ना, एक क्वेश्चन आता है। देखो, शासन में 6 समितियां हो गई। दूसरा है तीर्थ कितने थे? 18 थे। ठीक है, तीसरा है तीर्थ का मतलब वरिष्ठ अधिकारी। अब इनमें 2 वर्ड्स हमें पढ़ने हैं। एक तो है समाहर्ता और एक है सन्निधाता। समाहर्ता तो क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, आपको बता रहा हूं पहले ही। समाहर्ता क्या है? देखो, इससे मैं ट्रिक बताता हूं। हर्ता, हर्ता का मतलब है कर्ता। तो ये हो गया मुख्य कर संग्रहकर्ता, जो मतलब जो कर है, जो टैक्स है, उसकी वसूली करता था, एक तरह से वित्त मंत्री। ठीक है, जो ये हो गया समाहर्ता, हर्ता से कर्ता, संग्रहकर्ता। उस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो अगर आपको परेशानी होती है याद रखने में। सन्निधाता का मतलब है कोषाध्यक्ष, जो कोषागार का प्रधान था भाई, ठीक है, उसका अध्यक्ष है। देखो, ये टैक्स कलेक्ट करके लेके आ रहा है, जमा कहां करवा रहा है? सन्निधाता के पास, कि भाई ये लो, ये हो गया पैसा जमा। ठीक है, ओके। अब जिलाधिकारी है, उसको महाराजपाल जो गवर्नर है, गवर्नर को क्या बोला जाता था? देखो, गवर्नर को क्या बोलते थे? उसको बोल रहे महाराजपाल। ठीक है, ज्यादातर जो गवर्नर हो गए, नियुक्ति वगैरह स्थानांतरण कौन करता था? राजा ही करता था। ठीक है, जिला को क्या बोल रहे हैं? जिला को और जिलाधिकारी को जिला को बोल रहे हैं क्या? आहार। और जिलाधिकारी को प्रदेष्टि।
समझ गए। नगर प्रशासन के बारे में मैगस्थनीज उसकी बुक है क्या, एनडी का, उसके बारे में जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैसी भी। ओके। अब उसके बाद है दो तीन चीजें हैं, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। देखो, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किस रिलेटेड है। एक है विविधता दक्षक, ठीक है। एक है आपका लक्ष्मणाध्यक्ष, लक्ष्मणाध्यक्ष, ये क्या है। एक है गणिकाध्यक्ष, ठीक है। एक है पणयाध्यक्ष, ओके। और तो बाकी आएगा नहीं मैन। एक वर्ड और होता है एग्रोनोमोई और एरिस्टोनोमोई। एग्रोनोमोई प्लस एरिस्टोनोमोई, एरिस्टोनोमोई। अब देखो यार, जो ये विविधता दक्ष है वो है चरागाह का प्रधान, चरागाह प्रधान। लक्ष्मणाध्यक्ष है मुद्रा ढालने वाला, जो सिक्के वगैरह बनाए जाते थे ना। एक चीज और है कि इस टाइम पर कोई सोने का सिक्का इस तरह की चीजें नहीं चली थी भाई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सोने का सिक्का नहीं चला था, पंचमार्क कॉइन्स जो थे वो चलते थे, समझ गए। ओके जी। गणिका अध्यक्ष होती हैं जो नृत्य संगीत वाली जो होती हैं, आपने राजाओं के अंदर देखा होगा, वहां मतलब बैठे हुए हैं कुर्सी पर और सामने भाई चल रही हैं, डांस चल रहा है, नाच रही हैं, तो उन्हें बोल रहे थे गणिका अध्यक्ष। और गणिका का एक मतलब और है कि जो मतलब थोड़ा रहने दो, मत पूछो, ये ठीक है, नृत्य संगीत वाला। पणयाध्यक्ष हो गया वाणिज्य, वाणिज्य का अध्यक्ष। और एग्रोनोमी एरिस्टोनोमी थे पथ निर्माण विभाग वाले, पथ निर्माण विभाग मीन्स जो आज के टाइम पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, पथ निर्माण, जो रास्ते वगैरह बनाते हैं, सड़क वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया, केंद्रीकृत शासन था, ओके, ठीक है। अच्छा, कृषि के लिए इन्होंने, एग्रीकल्चर के लिए एक झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सी? सुदर्शन झील। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ओके। ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपके जो एक बुक आती है, ठीक है, जो एक छोटी सी बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा है। तो सिर्फ ये सोच के मत चलना कि बस इतना थोड़ी आता है, ये है वो है। क्वेश्चन देखोगे ना, आप पता चल जाएगा। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं है, और भी एग्जाम आने वाले हैं आपके, उनसे रिलेटेड भी है। और आपको जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब पीवाई को दिखाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कृषि है, भूमि है, कोई बंजर भूमि भी होगी, बिल्कुल है। तो जो बंजर भूमि थी, ठीक है, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, उसे बोल रहे हैं सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, ठीक है, ओके जी। चलिए, अच्छा कुछ वर्ड है। अच्छा, ब्याज वगैरह कितना होता था यहां पर? ब्याज से पूछा सकता है, ब्याज 12%। एक चीज है, लाइक जो दो वर्ड है, एक वर्ड आता है क्षेत्रक और एक आता है उपवास। ये वो उपवास नहीं है, फास्ट रख लिया आपने, नहीं। क्षेत्रक होता है जो अपनी भूमि पर खेती करे, क्योंकि कुछ लोगों के पास अपनी जमीन होगी, अपनी भूमि पर खेती करने वाला। और जो उपवास है वो क्या है? जो दूसरे की भूमि पर खेती करे, भूमि पर खेती करने वाला, ठीक है। उपवास पूछा गया है, इस वजह से बता रहा हूं।
ठीक है, इंडिका हो गई, सारी चीजें हमने देख ली। अच्छा, अगर मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ चीजें बताऊं कि उन्होंने क्या क्या बनवाया, तो उन्होंने बनवाया था उत्कृष्ट महल। ये कहाँ है? ये है कुम्हरार में, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मैगस्नी ने तारीफ की है, फाया ने तारीफ की है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, अब उसके बाद इतना ही है इसमें काम की चीजें जो मेन मेन है, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो यहां हमारा जो मौर्य वंश है वो खत्म होता है। हम लोगों को लास्ट शासक के बारे में देखना है कि लास्ट शासक कौन था। वो था वृहदत्त। ओके, और उसका जो सेनापति था वो था पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, अब पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा? पुष्यमित्र शुंग जब सेनापति है तो भाई सारी सेना उसके अंडर में है। तो यहां पर इन्हें देखो, मौर्य वंश के जितने भी राजा थे उनके बारे में एक चीज और बोली जाती है कि वो लाइक उन्हें भृत्य बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने ही बाप को मारकर गद्दी हासिल की थी। ठीक है, अब ये जो वृहद्रथ था वो कमजोर शासक था, चीजें होती नहीं थी इससे हैंडल। तो पुष्यमित्र शुंग को एक मौका मिला कि यार ये इससे तो, इस साले से तो कुछ होगा नहीं, एक काम करते हैं, अब मतलब करते हैं कब्जा, बनते हैं राजा। और किसको मन नहीं है भाई राजा बनने का? आप सोचो, आराम से मस्त ठाट बाट में बैठे हैं, दो स्त्रियां खड़ी हैं साइड में, हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बोल दिया ये काम हो जाना चाहिए, हो गया, फुल मजे। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, उसको तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि भाई जो मौर्य काल है उसका पतन के पीछे, क्योंकि कोई बड़ा साम्राज्य नहीं रह गया था, धीरे धीरे सब अलग हटने शुरू हो गए थे, वीक सक्सेसर थे, कमजोर राजा आए बाद में। अशोक के बाद जो भी राजा हुए हैं वो मेनली कमजोर ही हुए हैं। अशोक के बाद ही इसका विघटन होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अब हमारा मेन काम आ गया, क्या कि मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे पहले देशी शासक के बारे में, कि देशी शासक कौन कौन थे। देशी शासक मीन्स हमारे ही देश के। तो उसमें हम लोगों को तीन चार राजवंशों के बारे में पढ़ना है भाई, शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी, सातवाहन, बस यही है और कुछ नहीं है। और इनमें भी मेन मेन चीजें ही देखनी है। फिर उसके बाद हम विदेशी देखेंगे, विदेशी कौन कौन से थे। तो पहले हम लोग देशी शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला था शुंग वंश। शुंग वंश, ओके। अब इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वैसे तो जरूरी है नहीं, पर यह था 186 बीसी से 73 बीसी तक। ओके, तो अब यहां इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था। और था कौन? वर्ण से ब्राह्मण। इसी के दरबार में पुरोहित थे पतंजलि। ठीक है, और इनकी बुक का नाम है योग सूत्र। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक चीज बोली जाती है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ पता है ना, कि घोड़े को चलाकर छोड़ दो और जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करेगा, या तो जाने दो। और जिस जिस राज्य से वो घोड़ा गुजरेगा, मतलब बिना किसी टच के, बिना कुछ, मतलब सेना जाती थी उसके पीछे, तो वो राज्य हमारे अधीन हो गया। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जानकारी देखा जाए तो कहां मिलती है इन 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में? एक अभिलेख है
धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ठीक है, तो अयोध्या अभिलेख से हमें इस दो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद इसका पुत्र आता है, ठीक है, पुत्र है अग्निमित्र सोम। अब अग्निमित्र सोम को भाई प्यार हो जाता है, तो उन्हीं के बारे में कालिदास जी ने एक बुक लिखी है। क्या है? मालविका अग्निमित्र सोम। मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम से जानकारी इसकी मिलती है। उसके बाद था लाइक वासुमित्र सोम, उसमें कुछ है नहीं। फिर हमें जो मेन पढ़ना है वो है भागभद्र, क्योंकि भागभद्र के टाइम पर क्या हुआ था, एक ग्रीक राजदूत आया था। कौन था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आया था। अब हेलियोडोरस के बारे में क्या चीजें हैं? हेलियोडोरस का क्या है, गरुड़ शतम अभिलेख खुदवाया था बेसनगर में। गरुड़ शतम अभिलेख कहां पर? बेसनगर में। और इस पर इसने क्या है, खुद को परम भागवत बताया है। ठीक है, तो इतना ही सोमवंश के बारे में आपको जानना है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आपको उससे भी आता है, सतूप से, क्योंकि सोमवंश के बारे में ऐसा चीज बोली जाती है पुष्यमित्र सोम के बारे में कि भैया इसने क्या किया था कि 1,84,000 सतूपों को तो नष्ट कर दिया। सॉरी, 84,000 सतूप तोड़ने वाला बताया गया है। इसे बौद्धों का दुश्मन बताया गया है, कट्टर ब्राह्मण बताया गया है। पर देखो कुछ कुछ चीजें और भी हैं, क्योंकि इसी के टाइम में ही, सोमवंश के टाइम में, सांची और भरूच स्तूप इसी काल के हैं। इस काल के सांची और भरूच स्तूप इसी काल के हैं। अब सांची और भरूच स्तूप से तो क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब एक चीज जो हमें देखनी है, मैं बता रहा हूं कि हम एक स्तूप अगर बनाएं तो स्तूप के बनाने से भी क्वेश्चन है भाई। उसने देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। उसने पूछा है कि तोरण किसे बोलते हैं, ठीक है। उसने पूछा है कि हर्मिका क्या है, ओके, मेढी का मतलब क्या है। तो देखो यार, मैं आपको इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है, मैं थोड़ा आपको बता के दिखा रहा हूं। यहां इस तरीके से दो, ये क्या है, ये तोरण है। तोरण मतलब द्वार, इस तरीके से बड़े, ठीक है, इस तरीके से द्वार है। और ये क्या है, ये मेढी है, ओके। ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या है, कनेक्टेड है यहाँ से भाई। ये जो है ये वाल है, दीवार चारों साइड है ये, ठीक है। तोरण हो गया, ये है, ये जो है ये क्या है, तोरण है, जो द्वार है। ये जो अंडे के आकार के, ये क्या है, अंड बोल रहे हैं इसे। उसके बाद इसके ऊपर दो चार चीजें हैं जो कनेक्टेड हैं, इस तरीके से तीन चीजें और हैं। ये क्या है, ये हर्मिका है। और ये क्या है, छत्रशिला। तीन छत्रें जो अंडे के आकार बने हुए, कलश टाइप, उस तरह की चीजें, ठीक है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद भाई कन्नव वंश हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड है कन्नव वंश। अब भाई कन्नव वंश पढ़ना है तो मैंने फिर आपको बताया था कि सुंग वंश का अंतिम राजा कौन होगा और कन्नव वंश का पहला कौन सा है जिसने उसको मारा था। तो वो चीज तो आपको पता होना चाहिए।
तो भाई बताओ फिर, जो सुंग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, तो वो कौन था? अंतिम सुंग शासक, वो था देवभूति। ठीक है, देखो, मौर्य वंश का अंतिम शासक था देवव्रत, ओ सॉरी, वृहद्रथ। ठीक है, उसको मारा पुष्यमित्र सुंग ने। अब सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसको किसने मारा? वासुदेव कन्नव ने। ठीक है, वासुदेव कन्नव ने उसको मार दिया। तो इसको सुंग भृत्य बोला गया है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, इतना ही बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, सातवाहन। सातवाहन वंश। ओके, तो भाई अब सातवाहन वंश है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें देखेंगे। अब भाई बताओ, जो कन्नव वंश है उसका अंतिम राजा, भाई इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो था सुशर्मन। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वो था सिमुक। तो जो सिमुक था, तो सिमुक ने ही तो मारा होगा उसको, किसको? सुशर्मन को। ठीक है, सातवाहन जो वंश था वो था आंध्रा में और महाराष्ट्र में, दोनों में कंपैरिजन में था। ठीक है, इसकी जो कैपिटल थी प्रतिष्ठान या फिर पैठान। ठीक है, इसमें हमें मेनली तीन चार चीजें जाननी है। एक तो देखो यार, क्या है कि इसी के टाइम में बौद्ध स्थापत्य उन्नति पर था। अमरावती, कारले, नागार्जुन कोंडा, जुन्नर, इसी स्तूप बने थे इसी टाइम में, कारले, चैत्य। ठीक है, और इसमें हमें एक तो देखो मेन चीज है, एक प्रसिद्ध शासक है, सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी राजा, वो था इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, और उसके बाद अंतिम प्रसिद्ध यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, अच्छा, और यज्ञश्री सातकर्णी ही जो थे, इनका एक सिक्का मिला है, यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का, जिस पर जहाज का चित्र है। ओके, और यहां एक बुक थी, कौन सी? गाथा सप्तशती। किसकी है? ये है हाला की। ओके, बस इतना ही हमें याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। अब है भाई, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़े मौर्योत्तर काल में विदेशी शासकों के बारे में। हमने वहां के देख लिए जो देशी थे, सुंग, कन्नव और सातवाहन। और उसके बाद विदेशी शासक देख लेते हैं। विदेशी शासक में मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ISPK, ये याद रख लो। ISPK, IS का इंडो ग्रीक, S फॉर सिथियन, शक, सॉरी शक, पे फॉर पहलव या पर्थियन, और के फॉर कुषाण। ठीक है, ये हो गया आपका। अब भाई देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि लाइक जो इंडो ग्रीक थे, पहले हम बात कर लेते हैं इंडो ग्रीक की। ज्यादा चीजें इनमें पढ़ने लायक है नहीं, बट हम लोग मेन मेन चीजें देखेंगे। इंडो ग्रीक, अब इंडो ग्रीक के बारे में क्या है कि डेमेट्रियस जो शासक था, वो था इंडो ग्रीक की स्थापना
करने वाला, ठीक है। इसमें हमें मेन चीज है, इंडो ग्रीक में मिनांडर शासक था, ठीक है, जो क्या हुआ, नागसेन नागसेन के साथ क्या हुआ, इसका बौद्ध संवाद हुआ, और नागसेन के विचारों से प्रभावित होकर ये बुद्ध बना था। और एक बुक है नागसेन की, कौन सी, मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसमें इन दोनों के बीच का क्या है, संवाद का वर्णन है। अब इंडो ग्रीक के टाइम में ही लेख युक्त सिक्के चले थे, लेख युक्त सिक्के प्लस आगे पीछे चित्र, आगे पीछे चित्र, जिसे हम बोलते हैं डाइस्ट्रक्ट टेक्नोलॉजी। देखो, लेख युक्त सिक्के मौर्य काल में नहीं थे। मौर्य काल में जो भी सिक्के थे, जो पंचमार्क सिक्के थे, ठीक है, तो वो बस ऐसे ही थे, उनके ऊपर कोई छपाई, कुछ लिखाई, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी शासक आए हैं, इंडो ग्रीक, इन्होंने लेख युक्त सिक्के की, भाई ये जो सिक्का है ये मैंने चलाया है। फॉर एग्जाम्पल, मिनांडर कोई सिक्का निकालता है तो मिनांडर उस सिक्के के ऊपर अपना नाम लिखेगा कि ये मिनांडर के टाइम में चले, मिनांडर ने चलाया है, प्लस आगे पीछे अपना चित्र भी बनवाएगा, और ऐसे सिक्के मिले भी हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लेख युक्त सिक्के किस टाइम में चले, किन्होंने चलाए, इंडो ग्रीक, आगे पीछे इंडो ग्रीक, ठीक है, ओके। और कुछ नहीं, एक वर्ड आता है इसमें यवनिका, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब पर्दा, ठीक है। इतना ही करना है। उसके बाद आते हैं शक। शकों में यार देखा जाए तो देखो, इनकी 5 शाखाएं थी, अपना क्षत्रप महाक्षत्रप की उपाधि लेते थे। अब इसमें भी प्रतापी राजा, हमें रुद्रदामन के बारे में पढ़ना है, रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में। इसका एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें भाई क्या कहते हैं कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था इसने। सेकंड ये है कि ये संस्कृत का फर्स्ट है, फर्स्ट संस्कृत अभिलेख है। क्वेश्चन आ सकता है भैया, फर्स्ट संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख है, याद रखना ये। और इसके बारे में एक चीज और है कि इसने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हराया था और हिंदू महिलाओं से शादी भी की थी, ठीक है, ओके। इतना ही बहुत है इसमें, और कुछ नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट है भाई आपका पहलव, जो थर्ड है। पहलव में क्या है कि जानकारी कहाँ से मिलती है, पहली बात तो ये है, पहलव के बारे में जानकारी जो है वो हमें ताकते बही अभिलेख से मिलती है। अभिलेख से। इसका राजा था मैन गोंडोभरनीज, गोंडोभरनीज राजा था, ओके। अब भाई इन्हीं के टाइम में ही, पहलवों के टाइम में ही क्या आया था, एक जो दरबार में इसके क्या कहते हैं, गोंडोभरनीज के में, इसके दरबार में सेंट पॉल एक ईसाई मिशनरी आया था पहली बार, ओके। तो ये भी याद रखना है, ईसाई मिशनरी, ठीक है। तो पहलव हो गया, अब क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे हाथों, ओके। देखो, मैन तो क्वेश्चन में भी कुछ नहीं पढ़ना है, बस उसका राजा वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है थोड़ी। तो क्वेश्चन क्या था, ये थे तो चीन के ही यूची कबीले के लोग थे, यूची कबीला, ठीक है। अब इसमें एक कनिष्क है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो कनिष्क के बारे में पढ़ना मैंने। और पहले की बात की जाए, जो संस्थापक कौन था, उसका था विमकड़फिसस, विमकड़फिसस। तो कनिष्क के बारे में देखते हैं।
देखो कनिष्क के बारे में एक चीज है कि कनिष्क के टाइम में ही कुंडल वन में कश्मीर के में कश्मीर में क्या हुआ था, फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ओके, तो ये चीज हो गई, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है यार, बस बहुत हो गया। और कुषाणों की दो राजधानियां थी भाई, मथुरा फिरोजपुर, ये चीज तो खैर क्या ही देखना है इसमें। ठीक है, तो इतना हो गया। तो ये हमने चारों देख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यार मैंने यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि हम लोग संगम पीरियड पढ़ेंगे, बट मैंने जब पीवाईक्यू देखे थे तो संगम पीरियड से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, संगम पीरियड में एक वर्ड का नाम आता है उज्वर। ठीक है, उझावर। ओके, तो वो क्या है उज्वर, क्या है वो? हम्म, तो उसे बोल रहे हैं प्लोमैन, जो जुताई करने वाला खेत की। और उसके बाद जो उसके जो तीन संगम है उससे तो क्वेश्चन आता ही है, तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं संगम काल। ठीक है, संगम काल को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यार संगम का सीधा सा मतलब है कि संगम है क्या, साहित्यकारों का सम्मेलन। ठीक है, जो इस सम्मेलन में रचित साहित्य है। मेनली ये जो संगम काल रहा है वो तमिलनाडु केरल मतलब मैं साउथ इंडिया में ही रहा है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ओके, देखो यार यहां हमें संगम, तीन संगम हुए हमें पता है। फर्स्ट संगम, तो हम लोग फर्स्ट संगम के बारे में देखते हैं। तो भाई फर्स्ट संगम में क्या है, देखो एक चीज और है कि ये जो संगम जितने भी हुए हैं तीनों, वो पांड्य राजाओं ने करवाए हैं। पांड्य राजाओं ने करवाए। ठीक है, तीनों संगम, ये चीज आपको याद रखनी है। जो हम पढ़ते हैं चेर चोल पांड्य, तो पांड्य राजा जो थे उन्होंने करवाए हैं, समझ गए। अब पहले जो संगम के जो हेड हैं, अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वो अगस्त ऋषि, अगस्त थे। नॉर्थ से आए थे, दक्षिण में आर्य संस्कृति को प्रचार प्रसार का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। और इन्होंने रचना की थी अगस्त्यार की। ठीक है, और हुआ कहां पर था ये, मदुरई में। इसके बारे में एक चीज बोली जाती है फर्स्ट संगम में कि इसमें जो देवी देवता थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। देवी देवताओं ने भी हिस्सा लिया था। गॉड गॉड्स आर पार्टिसिपेटेड इन दिस। ओके, सेकंड सम्मेलन, सेकंड जो संगम है वो कपाट मदुरई में हुआ था भाई। ओके, अध्यक्ष तोल का पियर, इन्होंने रचना की थी तोल का पियम की। और तोल का पियम जो बुक है वो व्याकरण से रिलेटेड है। और ये जो है सेकंड संगम की उपलब्ध एकमात्र बुक है भाई ये। ओके, अब है थर्ड संगम। अब थर्ड संगम है, ये कहां हुई थी, ये खुद कपाट मदुरई में हुई है, मदुरई में ही। अध्यक्ष की बात की जाए तो नक्कियर था। अब यहां कुछ बुक्स हैं
3 महाकाव्य, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो यार, जो पहली है, ओके, जो 3 महाकाव्य है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, पहला है शिल्पाधिकारम, दूसरा है मणिमेखले, और तीसरा है जीवक चिंतामणि। अब बात ये भी आएगी कि ये लिखी किसने है। मैं इनके बारे में डिटेल आपको बता दूंगा। शिल्पाधिकारम है इलंगो अधिकलगी, और मणिमेखले है शीतले सतनार। इनमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है भैया, तो याद रखना शीतले सतनार। उसके बाद जीवक चिंतामणि है त्रुतक दीवर्गी। अब देखो, जो शिल्पाधिकारम है उसमें क्या है कि उसमें कोवलन और कन्नगी की कथा है। देखो, आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, तो उसमें लास्ट में जब जो एक्टर होता है, ठीक है, जब वो बताता है कि ये जो लड़की है वो उसे उस लड़की की तरफ ना देखा जाए, इस केस को ऐसे देखा जाए कि ये आज की कन्नगी है। तो कन्नगी एंड कोवलन दोनों भाई हस्बैंड वाइफ थे। तो कन्नगी को एज ए आदर्श पत्नी कि वो बहुत ही अच्छी वाइफ है, उस तरीके से दिखाया गया है। ओके, हुआ क्या था कि जो कन्नगी है, ओके, उसे पत्नी पूजा के उदाहरण बनाया गया भाई, ठीक है। जो कन्नगी थी उसकी प्रतिमा लगाई गई है मद्रास के अंदर, बहुत बड़ी प्रतिमा है, ठीक है। और इसमें क्या है, नुपुर पायल की चर्चा है भाई, ओके, किसमें, पायल की चर्चा है। पायल की चर्चा कैसे है कि जो राजा है उसका भाई, जो राजा है जो कोवलन है उसकी एक नृत्यिका थी माधवी, ठीक है, उसके साथ उसका चक्कर चल जाता है। ओके, अब होता क्या है कि वो एक पायल गिफ्ट करता है अपनी वाइफ को, कन्नगी को, ठीक है। अब पायल गिफ्ट करता है अपनी कन्नगी को, तो भाई उनके राज्य पर आक्रमण वगैरह हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो बेदखल हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ओके, अब उनके पास कुल मिला के होता क्या है कि सिर्फ एक पायल ही बची होती है वाइफ के पास। अब वो जैसे ही घूमते फिरते दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ हुआ क्या है कि सेम टू सेम पायल जो उस राज्य के राजा था उसकी वाइफ की गायब हो चुकी थी। सिपाहियों ने भाई पकड़ लिया इनको कि भाई ये पायल तो रानी की है, और उस वजह से जो कोवलन है उसे क्या हुआ, मृत्युदंड दे दिया। तो उस तरीके से कन्नगी ने श्राप दिया था कि बर्बाद हो जाओगे, उस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये मेरी पायल है ना कि आपकी। तो उस तरह की एक स्टोरी है जो आज भी फेमस है वहाँ पर अगर आप जाओगे तो। और ऐसा ही बोला गया था कि ये जो शहर है आपका, ये जो मतलब राज्य है, ये डूब जाएगा, और डूब ही गया भाई वो एरिया। आप देखोगे ना वहाँ का एरिया काफ़ी डूबा हुआ है समुद्र के अंदर, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। माधवी भाई बौद्ध धर्म अपना लेती है, सेम जो मणिमेखले है वो उसी तरह की ही है, क्योंकि दोनों महाकाव्य में एक एक महिला बौद्ध धर्म अपना लेती है, ठीक है। माधवी की जो पुत्री है वो मणिमेखले में क्या अपना लेती है, बौद्ध धर्म अपना लेती है। और रही बात जीवक चिंतामणि, ये तो जैन प्रेम कथा है भाई, त्रोक्तक तीवर की, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, तो ये हो गई। उसके बाद आपको 2 चीजें याद रखनी है कि एक तमिल वेद है त्रुक्कुराल बुक, त्रुक्कुराल बुक है रटन बाई त्रुवल्लुर, त्रुवल्लुर। तो ये जो त्रुक्कुराल बुक है इसे क्या बोला गया, इसे तमिल वेद बोला गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, और आया है कि त्रुक्कुराल को क्या बोला गया, तमिल वेद। अब यहां पर 2 वर्ड दिए हुए हैं, एक है अगम और दूसरा है पुरम। तो ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन आया है भाई, अगम विषय है प्रेम का,
और पुरम में है युद्ध। यह आप याद रख सकते हो, पू यू, उस तरीके से, पुरम युद्ध, अगम प्रेम, उस तरीके से। ठीक है, मुझे यार दो वर्ड्स बताने हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो यहां पर आपको पता होना चाहिए। जैसे वो उज्जूर से क्वेश्चन पूछ ले ना आपका, तो ऐसे ही हो सकता है कि वो और वर्ड से क्वेश्चन पूछ ले। तो एक वर्ड आता है, कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूं आपको। विल्लाल क्या है? ये है धनी किसानों का वर्ग, धनी किसान को विल्लाल बोल रहे हैं। दूसरा है अरसर, क्या है? राजा। फिर है औरर, ये क्या है? ये है गुप्तचर। उसके बाद एनियर, ये है शिकारी। ठीक है, एक है अदीमई, इसको क्या बोल रहे हैं? दास, स्लेव। और उज्जूर के तो मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी यहां लिख देता हूं मैं। उज्जूर ये है प्लोमैन, हल चलाने वाला। ठीक है, उसके बाद दो वर्ड हैं कि वटक्रूतल और नाटुकल। एक है वटक्रूतल, वटक्रूतल ये है युद्ध हारने के बाद एक रिवाजी मौत, बोले तो आत्महत्या से रिलेटेड है। मीन्स राजा है, युद्ध में गया, हार गया, अब क्या वो घर जाके मुंह दिखाएगा कि मैं तो हार के आया हूं? नहीं भाई, युद्ध हारने के बाद एक रिवाजी मौत है कि भाई मैं युद्ध हार गया। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूं, डर के बैठ गया सामने वाले से। मैंने युद्ध किया, मैंने अपनी प्रतिभा दिखाई, तो उस तरीके से, उस सम्मान में मैं आत्महत्या कर रहा हूं या युद्ध करते हुए मर जाए वो, उस तरीके से। ठीक है, और दूसरा है नाटुकल। नाटुकल को क्या बोल, ये आई थिंक नाटुकल आया हुआ है, एसएससी ने पूछा था ये। तो ये क्या है? बचाने की कोशिश के बाद भी मर जाए, बचाने की कोशिश के बाद भी मर जाए। तो जब मर जाए तो उनकी अस्थियों को जलाने के बाद जो राख है उसे युद्ध क्षेत्र में फैला जाता था, ताकि उनकी जो प्रतिभा से, जो उनके जो सैनिक है वो भाई उनमें जोश आए, वो खुद को उस तरह समझे कि भाई हमें डरना नहीं है, जीतना है जैसे भी करके। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर कुछ देवता देख लेते हैं, उनके जो स्थानीय देवता थे वो थे मुरुगन। इन्हें कृष्ण का भाई बताया गया है। ओके, कार्तिकेय की तरह देखा गया है। ठीक, तो यही सारी चीजें हैं, और कुछ है नहीं भाई मेनली। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं यहीं पर, लगे टाइम में। देखो, अब यहाँ लाइक अगर मैं यहाँ साउथ की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर तीन राजवंश थे हमारे इस तरीके से, ये और ये, एक यहाँ ऊपर एक यहाँ नीचे, तो ये और ये। तो इधर जो था ये था चेरा, ये है चोल, और ये है पांड्य। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते हैं बस। ओके, और वही उतना ही काम हो जाएगा। चेर जो है ये क्या है? इनका एम्बलम, एक जो चिन्ह है, राज के चिन्ह, वो क्या है? वो है तीर धनुष, चेर का। कैपिटल है वज्जी, वज्जी। और इसमें एक चीज है, इसका जो फेमस राजा है वो है सेन गुटवन।
जिन्हें हम लाल चेर बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ भाई, लाल चेर किसे बोला गया? सेन गुटवन को। क्यों? क्योंकि इतने पत्नी कल्ट शुरू की थी, पत्नी पूजा शुरू करवाई थी। समझ गए? चोल, चोल का चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह है टाइगर, बाघ। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो पांड्यन, चोल, साउथ के एक्टर हैं, उन्हीं की एक मूवी है, ठीक है। उसमें जब उनका झंडा वगैरह दिखता है तो उसमें शेर छपा होता है, देखा होगा आपने। अगर मूवी नहीं देखी, साउथ की ही मूवी है वो, हिंदी डब्ड है। कैपिटल, राजधानी की बात करें तो राजधानी है कावेरीपट्टनम, ठीक है। और राजा फेमस करिकाल, ठीक है। पांडे की बात करी जाए तो पांड्या में भाई इनका टाइटल जो चिन्ह है, राजकीय टाइटल, वो क्या है? सॉरी, एम्बलम, चिन्ह जो है, सॉरी, वो है मछली, फिश। और राजधानी है मदुरई, ठीक है। और राजा है उदयन जरेल। तो यही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ये चीज हो गई। अब क्या है? अब मेनली तो कुछ बचता है नहीं अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब उसके बाद लास्ट में जो मेन चीजें हैं वो और देख लेते हैं मौर्यन पीरियड की, ठीक है। ये यहां पर खत्म हो गया भाई, ओके। अब मौर्यन पीरियड में एक चीज है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइड था। ये इस तरीके से है। तो एक तो था ये प्राच्यपथ, भाई ये पूछता है इस वजह से मैं बता रहा हूं, कभी आप ये सोचो कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। अवंतीपथ, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, और एक था सेंटर का, ठीक है, ये सेंट्रल। तो भाई अब इसमें पूछा जाता है कि भाई प्राच्यपथ में कहां तक था? कलिंग। उत्तरापथ में तक्षशिला। अवंतीपथ में उज्जैन। दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी। और सेंटर में मगध, ठीक है। ये 5 प्रोविंसेस थे। और एक था लाइक अगर मैं देखूं तो रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन कितना होता था इनका? जो राजस्व था 1/6 पार्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको भाग बोल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होता था उसे प्रदेशी का बोल रहे हैं। तो उसका जो शासन था, शासन 2 लोगों द्वारा होता था। उसमें एक है राजुक और एक है युक्तक। तो राजुक की बात की जाए तो राजुक क्या है और युक्तक क्या है? तो राजुक जो है वो तो जमीन को मापता था और ये टैक्स कलेक्ट करता था, और ये दोनों इस चीज को देते थे किसको? समाहर्ता को। समझ गए ना, मैंने बताया था समाहर्ता को, और समाहर्ता किसको देगा? सन्निधाता को, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक बार हम षड दर्शन देख लेते हैं बस, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है वो। षड दर्शन जो, तो पहला है योग, दूसरा है न्याय, थर्ड भाई सांख्य, 4 है वैशेषिक, 5 है पूर्व मीमांसा, 6 है उत्तर मीमांसा।
अब भाई योग, अब इनके क्या है, किसने लिखी है षड दर्शन, किसके, जो कौन है इनके हेड? देखो, योग पतंजलि पूछता है भाई, न्याय गौतम, सांख्य ईश्वर कृष्ण, वैशेषिक प्लूग या फिर कनाद, पूर्व मीमांसा वादरायण और उत्तर मीमांसा जैमिनी। ठीक है, तो ये चीज आपकी कंप्लीट। तो आपका लगभग लगभग मॉडर्न पीरियड, मौर्योत्तर काल और संगम पीरियड ये खत्म हो गया। ओके, अब इसमें कुछ नहीं है भाई पढ़ाने के लिए ज़्यादा, मैंने तो सब खत्म हो गया ज़्यादातर। ओके, उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फिर साउथ के कुछ राजवंश है वो पढ़ोगे तो वो हमारा हो जाएगा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। ठीक है, तो मुश्किल से 4 क्लासेस में आपकी खत्म हो जाएंगी। मेन काम की चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो उस तरह की टेंशन नहीं लेना है कि आपने कुछ छोड़ दिया है या उस तरह से। आप एक बार क्वेश्चन देखना, और आपको आपकी जो एक जीडी करके आती है या क्या करके आती है वो बुक है एक, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा ही मैंने आपको पढ़ाया है। और यकीन ना हो तो आप भाई एक बार पी वाई उठाइए, देखिए सारी चीज़ें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।